एक क्लियर हुआ? तो उसको रिपीट करो। जब बुकलेट 10 टाइम्स हो जाएगा तो तुमसे सिली मिस्टेक्स बंद होंगे। सिली मिस्टेक्स मतलब कोई तुम 3 छोड़ के आ गए। अभी अभी कई लोग जो होता है 3 से मल्टीप्लाई करना था उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं मेंटेन? 3 से याद क्यों नहीं आया कि 3 से मल्टीप्लाई करना है? रिवीजन कम है। जैसे जैसे रिवीजन बढ़ेगा तुम्हारा वैसे वैसे तुम्हें याद आएगा कि हाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिली मिस्टेक्स बंद हो जाएंगी। इसी को बोलोगे अरे सिली मिस्टेक्स हो गया। क्यों? रिवीजन कम होने से होगा सिली मिस्टेक्स। बुकलेट बस 10 बार करो, सिली मिस्टेक्स भी बंद हो जाएंगे, स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। रिवीजन मतलब एग्जैक्ट, जैसे 2 घंटे में बोलता हूँ डेली रिवीजन करो। जो बच्चे 2 घंटे रिवीजन नहीं करेंगे उनका चांस नहीं होता आईआईटी में जाने का। हमारे सीनियर बैच से बहुत सारे बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, है ना। उनसे कभी तुम मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ दो, यही पूछ दो, तुरंत आंसर कर देंगे। उन्होंने कई बार बुकलेट किया तो उन्हें स्टेप्स याद है। अच्छा बुकलेट में ऐसा क्वेश्चन था। तो तुम्हें क्या करना होगा, मान लो कि अभी तो 2 ही चैप्टर है, ऐसे 10 चैप्टर कर दिया हम लोगों ने। मोल कंसेप्ट, केमिकल इक्वेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। तो तुम्हें क्या करना है कि जैसे मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 to 5, पीरियोडिक टेबल का 1 to 5, केमिकल बॉन्डिंग का 1 to 5, सबका 1 to 5 1 to 5 करते चले जाओ। 10 चैप्टर हुआ है तो 50 क्वेश्चन हुए। क्योंकि पहले से किए हुए हैं, रिवीजन कर रहे हो, तो 50 क्वेश्चन करने में तुम्हें मतलब तुम्हें हाफ मिनट में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए ऐसे देखने के साथ। तो आधे घंटे में तुम्हारा काम हो जाता है 10 चैप्टर का रिवीजन। फिर उसका अगले दिन क्वेश्चन नंबर 6 to 10, फिर उसका अगले दिन क्वेश्चन नंबर 11 to 15, फिर वो 16 to 20। या तुम रोज 1 to 10 क्वेश्चन करो, 1 to 10, 1 to 10 या 1 to 11, अपना स्पीड देखो। रोज 20 क्वेश्चन सबका कर सकते हो। और यदि चैप्टर ज्यादा हो गया तो रोज सबका 2 2 क्वेश्चन ही करो। वो भी नहीं होता तो रोज सबका एक एक क्वेश्चन ही करो। बट एक समय के बाद वो रिपीट होने लगेंगे। रिपीट होते होते तुम्हें बुकलेट लर्न हो जाएगा। बुकलेट लर्न होगा तो ये सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे कि अच्छा वाटर वाले क्वेश्चन में ऐसे करना है, भाई 22.4 नहीं भाई 18 करना है। नहीं तो आईआईटी क्यों यही सब क्वेश्चन बार बार देता है, जो सर्टेन एक्सेप्शन होते हैं आई केमिस्ट्री के लिए। वो तो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई करना ही है। वो भी एक बुक लिख सकते हो, 42 years आईआईटी जेई सॉल्व पेपर। वो इम्पोर्टेंट होगा, बताता हूँ। वैसे हम लोग को बुकलेट के पीछे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर भी पूरे चाहिए अब से लेकर 40 साल पहले तक वाले। तो तुम्हें 42 और 43 years जो भी आ रहा है अभी, चैप्टर वाइज सॉल्व आईआईटी जेई क्वेश्चंस ले सकते हो। अरिहंत पब्लिकेशन वगैरह कहीं से मिल जाएगा। उसमें पिछले 40 42 साल से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो एक साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर से सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ एलएन में प्रीवियस ईयर देता है, जो लेटेस्ट वाले 10 15 साल के। उसे सॉल्व करना है तभी साथ में करते हो। मोल कंसेप्ट हुआ तो साथ में कर रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ तो साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर के आईटी जेई में आज तक जितने आए हैं कर रहे हो। उससे क्या होगा, तुम्हें अंदाज हो जाएगा कि पढ़ते तुम लोग बहुत सारी चीजें हैं बट आईटी सर्टेन एक्सेप्शन ही पूछता है। और हाँ इस जर्नी में तुम्हें इतना समझना होगा कि कोई क्वेश्चन कोई चैप्टर टफ जाएगा, कोई इजी जाएगा। बट तुम्हारा काम होगा कि जो टफ टॉपिक है उसको मेहनत करके अपना बना लेना है, उसको इजी बना देना है, उसको इतने बार सॉल्व करो। कोई टॉपिक टफ इसलिए होता है कि उसको ज्यादा रिवीजन चाहिए, कोई एक बार में हो जाता है, कम रिवीजन पे हो जाता है। तो डिफ्रेंसिएशन जो एक बार में हो जा रहा है उससे नहीं होगा। डिफ्रेंसिएशन उसी चैप्टर से आईटी कर पाएगा जिसको समझने में डिफिकल्ट लग रहा है, जिसपे तुम्हें ज्यादा एफर्ट चाहिए। जिसमें सबसे यदि तुम हर बार में पहली बार में 25% क्वेश्चन कर रहे हो तो हो सकता है उसमें 10% ही हो, 90% ना हो। तो वो मैटर नहीं है। जैसे अभी मैं ये सब क्वेश्चन पूछता हूँ 100 लीटर वाटर, तो तुमने पहली बार में सॉल्व किया नहीं किया, दूसरी बार में हुआ नहीं हुआ, तीसरी बार में हुआ नहीं हुआ, आईटी तक जाते जाते ये सब क्वेश्चन होने लगने चाहिए। अच्छा वाटर वाला क्वेश्चन ऐसे करना है।
सर्टेन क्वेश्चन आते हैं, जैसे सॉल्यूशन में आता है कि कितना आइस सेपरेट हुआ, तो ऐसे करना है। सबके स्टेप्स मालूम हो जाना चाहिए कि इस टाइप वाला क्वेश्चन ऐसा करना है। हाँ, पैरेलल सॉल्व करते रहो। 42 इयर्स वाली बुक या भी 43 या 44 इयर्स भी करके आ रही होगी। प्रीवियस ईयर आईटी जेई का चैप्टर वाइज आएगा, तो हर चैप्टर का तुम केमिस्ट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41 इयर्स, 40 इयर्स, 39 इयर्स, कुछ भी मिले सब चल जाएगा। टफ क्वेश्चन के लिए टैकल करने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए 5 मिनट से ज्यादा टाइम मत दो। केमिस्ट्री में 5 मिनट्स बहुत हो गया, केमिस्ट्री में डेप्थ नहीं है। फिजिक्स मैथ का तो सर बताएंगे कैसा करना है, केमिस्ट्री में 5 मिनट से ज्यादा मन नहीं देना कभी। अब यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, तो इसको 5 मिनट से ज्यादा मत सोचो। इसीलिए मैंने बोला कि एक सॉल्ट बुक लो, जैसे पी बहादुर की बुक ले लोगे, या ओपी टंडन ले लो, या रंजीत साई ले लो, या कोई अदर बुक, जैसे मैंने एनएन सिन्हा की बुक दी थी। उससे क्या हो गया कि सॉल्व एग्जाम्पल कुछ देख लोगे तो बुकलेट आराम से सॉल्व होगा। बुकलेट में देखना पहली बार में 60-70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक बार तुमने सॉल्व पेपर किया ना, जैसे पी बहादुर में 100 सॉल्व क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे ही करते, तो 100 सॉल्व क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी देख के तुम, है ना, नहीं आंसर आया 2 मिनट में आंसर देख लो, नहीं आया 2 मिनट में आंसर देख लो, तो एक बार तो पूरा तुम चैप्टर सॉल्व कर चुके हो, मतलब एक बार जेई का प्रिपरेशन वहीं पर हो गया तुम्हारा। दूसरा प्रिपरेशन होगा जब तुम बुकलेट सॉल्व करोगे, तो देखना 60-70% अपने आप हो जाएगा। 50% से तो ज्यादा होगा ही होगा। जो अभी नहीं स्ट्राइक करता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, वो आराम से स्ट्राइक करेगा। और अवस्थी सबसे लास्ट में। कई बार अवस्थी का लेवल 1 करने का टाइम बिल्कुल नहीं होगा, तो मत करना, लेवल 2 कर लेना। मेरी सीनियर बैच के बच्चों को मैं देखूं तो उन्होंने केवल लेवल 2 ही किया मोस्टली चैप्टर्स का, जिसमें टाइम मिल गया लेवल 1 कर दिया। कई बार तीनों टॉपिक में ज्यादा सिलेबस होगा, कम होगा, अकॉर्डिंगली तुम्हें चेक करना होगा। जितना टाइम मिले उसे कर, नहीं मिले तो अवस्थी का लेवल 2 करके केवल छोड़ दो, उसमें 25-30 क्वेश्चन अच्छे वाले होंगे। अभी तो टाइम मिल जाएगा तुम्हें लेवल 1 करने का, है ना। कई बार 3 वीक में इतना सिलेबस होगा कि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा कि सब कुछ कर पाए। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है ना बहुत। अभी तो बहुत अनलिमिटेड है ना, अभी तो स्टार्ट है, स्लो जा रहा है, बाद में सिलेबस फास्ट होता है थोड़ा। तब तुम देखना कि हाँ, तब तुम केवल सॉल्व क्वेश्चन कर पाओगे। राइट, सॉल्व देखोगे, मान लो 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को तुमने 5 मिनट दिया, तो 500 मिनट तुम्हारे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। मतलब 8 आवर्स तो ऐसे ही निकल गया। तुम केमिस्ट्री में रोज 2 घंटे दे रहे हो या 3 घंटे दे रहे हो, तो 3 दिन तो सॉल्व करने में निकल जाएगा। उसके बाद अगले बार में बुकलेट सॉल्व करोगे, उसमें 1 वीक निकल जाएगा, ऐसा हो सकता है। उसके बाद अवस्थी पे आओगे, उसमें 3-3 घंटे डेली दोगे, तो शायद लेवल 1 करने का मौका ना मिले, तो केवल लेवल 2 कर लेना। लेवल 1 का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा। दास ने एक ट्रिक अपनाया था, वो बाद में क्या करने लगा था कि जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता था उससे पहले ही वो सॉल्व एग्जांपल एक बार थियरी एनसीईआरटी से पढ़ के सॉल्व एग्जांपल देख के समझ जाता था, तो एवरेज लेवल क्वेश्चन उससे आराम से हो जाते थे। वो पहले ही मतलब फर्स्ट वीक में ही पूरा सॉल्व करके बैठ जाता था बुकलेट, फिर अवस्थी वगैरह करते रहता था अपना, तो खुद से एफर्ट डालता था। नरेंद्र अवस्थी अभी तक लिया नहीं, लोगे तो मांग चलेगा सर। लेवल 1 मतलब क्या होगा, इजी। लेवल 2 मतलब टफ। तो लेवल 1 करने का नाम मौका मिले ना मिले, लेवल 2 जरूर कर लो। तो ये सब वे हैं, सब यही पूछ रहे हैं, जब भी 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है तो एक साथ सबको मैंने ये समझा दिया करना क्या है। पहले कोई भी एक बुक ले लो, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री बाई पी बहादुर, या जो भी। थियरी पढ़ने का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, एनसीईआरटी से भी पढ़ लो चल जाएगा, मेरा नोट्स पढ़ लो ज्यादा चल जाएगा। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे मोल का थियरी पढ़ोगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, कि 100 लीटर वाटर है, कितने एटम हुए, 1.6 ग्राम मिथेन है, कितने इलेक्ट्रॉन हुए। तो क्वेश्चंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थियरी कितना भी पढ़ लो जल्दी सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना जरूरी होता है, रादर देन थियरी। वो तो एक बार पढ़ लो काफी। ये नहीं कि थियरी ही पढ़ते रह जाओ और सोचो कि थियरी पढ़ के क्वेश्चन हो जाए, वो नहीं होगा। मोलारिटी मोलालिटी सबका केवल डेफिनेशन आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
उसके क्वेश्चन टफ जाएंगे। तुम्हें हर एक क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर करके समझना पड़ेगा, तब कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यही मैं सबसे बता रहा हूँ। कई लोगों ने बोला कि स्पीड कम हो रही है या फिर क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्राइक नहीं कर रहा है। वही चीज मैंने बोला, देखना तुम बुकलेट 2 या 3 बार करके जा रहे हो, तब नहीं होगा। 10 बार बुकलेट कर लिया ना, एक एक क्वेश्चन करके आओगे तुम। और उसको 10 बार करने के लिए क्या होगा, पहले एक सॉल्व एग्जाम्पल की बुक कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। 50 को सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया, तुम्हारा एग्जाम वहीं पे खत्म हो गया। और कुछ नहीं भी किया तो देखना आधे क्वेश्चन तक करके आ ही जाओगे एग्जाम में। उसके बाद बुकलेट सबसे जरूरी है, बुकलेट फिर अवस्थी। नॉर्मलिटी के प्रॉब्लम्स, हाँ नहीं है, नॉर्मलिटी बाद में ऐड कर दिया गया था। अभी एक बाद में आएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहां पर ये सब आएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं डिस्कशन में क्या क्या है। व्हाट विल बी, अभी सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ है ना, वो अनाउंस होगा, आ जाएगा। सिलेबस क्या आ रहा है? टेस्ट डेट अनाउंस है क्या? ग्रुप पे कुछ आया था? हाँ तो ग्रुप पे आने दो फिर बताना। ओके, तो इंटीजर वाले क्वेश्चंस करने थे ना, इसमें भी तुम लोगों ने बोला था सबके सब करने थे। ये जो सेक्शन 3 है, अच्छा इंटीजर ही है तो। इसका आंसर करो फर्स्ट। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू फोर्थ सेल, मतलब n इक्वल टू 4 ऑफ हीलियम प्लस आयन, तो इमेजिन कर लो तुरंत, हीलियम प्लस आयन है, n इक्वल टू 4 पे गया हुआ है। नंबर ऑफ वेवलेंथ इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द एक्साइटेशन, तो फोर्थ सेल में गया तो कितने वेवलेंथ बाहर आएंगे, ये बताना है ना। तो इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। कितना हो जाएगा वो? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। सिंपल फॉर्मूला। हाँ 6 हो गया, राइट। ओके, ये हो गया था ना। वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल लाइन, n माइनस एन बाई टू, 4 माइनस 3/2, ये 6 हो जाएगा। कौन कौन से 6 होंगे? 4 से 1 पे जंप कर सकता है ना। ये हो सकता है कि वो 4 से 2 पे जंप कर गया हो। ये हो सकता है कि किसी किसी एटम में 4 से 3 पे भी जंप किया हो। 3 पे आएगा तो 3 से, किसी एटम में 3 से 1 भी आया होगा, किसी एटम में 3 से 2 भी गया होगा, और ये फिर 2 आया तो 2 से 1 भी आया होगा। तो टोटल 6 वेज है उसके नीचे आने के, तो यही 6 स्पेक्ट्रल लाइंस दिखते हैं। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन तुम्हें यूवी रेंज में दिखेंगे, 2 विजुअल में देखेंगे, और एक इंफ्रारेड में आएगा। अलग अलग क्वेश्चन आता है कि लाइमन सीरीज में कितना दिखेंगे, तो लाइमन में 3 दिखेंगे, बाल्मर में 2 दिखेंगे, और इंफ्रारेड में 1 दिखेगा। ये कौन सा सीरीज होगा? पैस्चन। फर्स्ट क्लियर हो गया? ओके, यस। हाँ तो सबको क्लियर है, राइट। पूरा कैलकुलेशन क्यों करोगे? कल तो सॉल्व करके बताया था ना कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो पूरा कैलकुलेशन मत करो, ऑप्शंस तक आके चेक करो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जितना जल्दी टाइम बचे एलिमिनेट करो टाइम को। कई क्वेश्चन तो बिना सॉल्व किए हुए यूनिट और डायमेंशन से लोग कर लेते हैं। कई टॉपर्स केवल ऑप्शंस देख के कर लेते हैं, वो एलिमिनेट करना ऑप्शंस, वो सॉल्व भी नहीं करते, अलग अलग मेथड से।
और वैसा क्वेश्चन आईआईटी जानबूझ के देता है कि तुम थोड़ा ब्रिलियंट हो तो अलग वे में सोच के क्या डायरेक्ट आंसर कर सकते हो क्या, 2-3 एलिमिनेट करके एक आंसर बता दो। यूनिट एंड डायमेंशन तो कोई किसी और मेथड से कुछ और मेथड से करके डायरेक्ट यदि मालूम चल जाए तो। इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी इन द फोर्थ Borman's orbit is v, तो वेलोसिटी इन द फर्स्ट ऑर्बिट वुड बी xv। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? फोर्थ ऑर्बिट में v है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा? ओके फोर्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी v है, तो v इक्वल टू ये होता है v नॉट जेड बाई एन। तो फोर्थ ऑर्बिट v4, ये वैल्यू उसने बोला v ले लो, ये होगा v नॉट इंटू जेड बाई एन का वैल्यू 4 हो गया। पूछा कि v1 क्या होगा, v1 को बोला xv मान लो, v नॉट इंटू जेड बाई 1 होगा। इसको डिवाइड कर दो, ये 1/x इक्वल टू ये जेड का वैल्यू क्या था, जेड पे भी ध्यान देना होगा, बट वो तो कैंसिल हो जाएगा ना कि दोनों अलग लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में हाइड्रोजन के लिए v हो गया फोर्थ में v है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में xv होगा था। हाँ, वो सेम है एलिमेंट, जेड हटा सकते हैं हम लोग। फोर्थ में v ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ जेड कैंसिल कर दोगे राइट। ये मैंने सोचा कि हो सकता है पहला हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम प्लस हो, तो जेड भी अलग अलग होगा ना, बट यहाँ जेड सेम है, तब कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स का वैल्यू। जेड क्यों लिया है, जेड कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे वी नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे वी कैंसिल हो गया, यहाँ पे जेड कैंसिल हो गया, तो ये 1/1 की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही है, तो एक्स का वैल्यू 4 होगा। क्लियर? ओके नेक्स्ट देखो, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अच्छा ये बोला था ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा ना, लैम्डा छोटा हो गया मतलब एनर्जी हाईएस्ट हो गया, ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, इन्फिनिटी से 1, और उसका वैल्यू एक्स है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इक्वल टू 9x/y, तो y के वैल्यू क्या है? तो शॉर्टेस्ट के लिए x हो गया, शॉर्टेस्ट ऑफ द लाइमन इज x, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर क्या है? अच्छा ये अलग का क्या है, हीलियम प्लस का पूछा है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन इन लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1/λ इक्वल टू rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसा होता है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब ये जो भी होगा लैम्डा, ये x हो गया, r हाइड्रोजन के लिए 1 स्क्वायर, लाइमन का शॉर्टेस्ट मतलब सबसे बड़ा एनर्जी, लाइमन के लिए वैल्यू n11 था, और हाइयर ऑर्बिट क्या होगा 2 से 1 3 से 1 4 से 1, लास्ट लाइन पूछा उसने, सबसे बड़ा तो इन्फिनिटी होगा ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ था हाईएस्ट एनर्जी मतलब इन्फिनिटी से 1 पे जंप करने वाला, तो उसने बोला कि इसके लिए बाल्मर के लिए क्या होगा। हाँ, दूसरे में क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन लिखा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर ऑफ हीलियम प्लस, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ, इसको लैम्डा ही रखते हैं वैल्यू, ये लैम्डा कैलकुलेट करना हम लोग को, और ये हीलियम प्लस मतलब जेड का वैल्यू 2 का स्क्वायर ऑफ बाल्मर। बाल्मर का लॉन्गेस्ट मतलब सबसे छोटी एनर्जी, सबसे छोटी एनर्जी कब होगी बाल्मर की, जब 3 से 2 पे जंप होगा, 1/a² बाई 3 स्क्वायर। अब ये दोनों को सॉल्व कर देना हम लोग को, ये दोनों को डिवाइड कर दो,
तो कितना हो जाएगा लैम्डा बाई एक्स इक्वल टू 1/4 इंटू यहाँ पे कितना हो गया ये 1 माइनस इंफिनिटी का वैल्यू 1/∞ 0 ना, और यहाँ पे 1/4 माइनस 1/9। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बाई एक्स इक्वल टू 1/4 इंटू ये 1 ये कितना होगा 36 5/36 36 ऊपर चला जाए तो लैम्डा इक्वल टू ये 9/5x ऐसा कुछ आएगा। अब पूछा क्या वो देखते हैं। हाँ y का वैल्यू क्या है, तो 9/5x आया तो y इक्वल टू 5 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5। क्लियर सबको? ओके फोर्थ, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज कौन सा होगा, पहला लाइन जो दिखा था 3 से 2 के लिए दिखा था, दूसरा लाइन बाल्मर का 4 to 2, लास्ट लाइन इंफिनिटी टू 2। तो फर्स्ट लाइन 3 to 2 के लिए उसका वैल्यू कुछ 1/λ दे दिया है, कितना है 1/λ इक्वल टू 15200 पर सेंटीमीटर। तो वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ Li2+, अच्छा ये भी वही है, फर्स्ट बाल्मर लाइन मतलब 3 से 2 ऑफ Li2+ आयन, इस बार जेड का वैल्यू चेंज कर दिया, इतना हो गया। तो सम ऑफ x प्लस वाई इज व्हाट इक्वल टू 1 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 800। ठीक है, तो पहले को यूज करें हम लोग 15200 फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 15200 है फर्स्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द बाल्मर सीरीज। बाल्मर मतलब 3 से 2 ना, ये दिया हुआ। तो अब उसने पूछा बाल्मर का फर्स्ट लाइन का दे दिया हुआ, तो वेव नंबर 1/λ दिया हुआ, वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर, ठीक है। तो वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ Li2+ आयन इज कितना होगा, बस वो ये भी उसी का है, उसका वैल्यू बस बता देना है। मतलब यहाँ पे न्यू बार बताना है तुम्हें, आर Li2+ था ना, 3 स्क्वायर हो जाएगा वो, और ये वैल्यू 1/2² माइनस 1/3² होगा। Li2+ ही था ना, मैं मिस कर रहा हूँ क्या, Li2+ है ना। तो यहाँ पे न्यू बार का वैल्यू बताना है तुम्हें, 800 के टर्म में कितना होगा। इसको डिवाइड कर दें हम लोग, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कुछ वैल्यू कैंसिल होगा, कौन कौन सा, आर कैंसिल, ये पूरा वैल्यू कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा 15200 बाई न्यू बार इक्वल टू 1/9। न्यू बार इक्वल टू 9 इंटू 15200, उसको 9 इंटू 136800 आया। ओके 136800, ठीक है, तुम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ओके तो पूछा क्या है 136, अच्छा 36 का वैल्यू ही पूछा वो। हाँ 1 मिनट, ये आ गया 136800। उसने न्यू बार बताया है कि तुम्हें कंपेयर किससे करना है, वो करना है 1xy800 से। x का वैल्यू हो गया 3, y का वैल्यू हो गया 6, तो x प्लस वाई इक्वल टू वॉट, 3 + 6 इक्वल टू 9। हाँ बस बताओ। सर मुझे ये नहीं समझा कि वेव नंबर क्या होता है। 1/λ था वेव नंबर, डेफिनेशन याद करो। वेव सर तो वेव वी नंबर का डैश एक फॉर्मूला था म्यू डैश क्या 1/λ।
म्यू डैश क्या वहां होता पे है? वेव का 5 फंक्शन बताया था, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, हाँ वेलोसिटी, वेव नंबर। हाँ। तो वहां वेव नंबर याद आया, 1/λ क्वेश्चंस किए थे इस पे। अच्छा ओके ठीक है। हाँ तो उसे रिवाइज करो सर, तभी याद आएगा। बार बार नोट्स भी रिवाइज करो ताकि ये सब याद तो आए। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। अच्छा। हाँ बट यहाँ पे थोड़ा अलग वैसे पूछ दिया, एक्स वाई करके। हाँ अच्छा, 14 बोल रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हो। ओके नेक्स्ट, 0.62 ग्राम ऑफ Na2CO3 डॉट XS2 completely neutralizes 100 ml ऑफ दिस। तो तुम्हें दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, Na2CO3, इस पे चार्ज कितना है, +2 ना, या -2, यही है ना सॉल्ट पे, तो इसका एन फैक्टर 2 है। तो मास बाई इसका इक्विवेलेंट मास इक्वल टू वहां पे उसका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल करना है। इसका इक्वल करना है number of equivalent of Na2CO3 dot XS2 is equal to number of equivalent of H2SO4 था ना। तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका मास बाय इक्विवेलेंट मास, इसका नॉर्मलिटी दिया तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसे कर सकते हो ना। दोनों का मास रहता तो कैसे करते थे, M1/E1 इक्वल टू M2/E2। अलग अलग फॉर्म आ जाता है, M1/E1 इक्वल टू, हो सकता है M2/E2 करना पड़ जाए, या नॉर्मलिटी वॉल्यूम से करना है तो N1/V1 इक्वल टू, हो सकता है N2/V2 करना पड़े, जो फॉर्म जिसका दिया हुआ है। इसका मास दिया हुआ था, दूसरे का नॉर्मलिटी था, ऐसे इक्वल कर सकते हैं ना। हाँ, तो मास बाय इक्विवेलेंट मास इक्वल टू नंबर, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मास 0.62, इसका इक्विवेलेंट मास लिख देते हैं, ये 0.62 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इसका मोलर मास हो गया 23 इंटू 246 प्लस ये आ जाता है 60 प्लस ये 18x। इसका मॉलिकुलर मोलर मास कितना होगा, 106 प्लस 18x। और इसका चार्ज इतना है 2 है, तो एन फैक्टर इसका क्या होगा, 2 आता है वो। तो ये 106 प्लस 18x बाई एन फैक्टर 2 है, इक्वल टू इसका नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। इसका नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर दिया हुआ 100 × 1/10। तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, मतलब 0.1 लीटर है वो, इंटू 1/10। नॉर्मलिटी 1/10 नॉर्मल है, नॉर्मलिटी इज 1/10 नॉर्मल, और वॉल्यूम इन लीटर होता है ये, यही है ना। तो ये होगा 100 ml है बाई 1000, तो ये इतना आ जाएगा। तो यहां से एक्स का वैल्यू तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा। सेमी नॉर्मल मतलब n/2, सेमी मतलब हाफ होता है, डेसी नॉर्मल मतलब n/10। डेसी नॉर्मल मतलब n/10 और 1/10n। सेमी मतलब हाफ ना, सेमी नॉर्मल मतलब 1/2n और n/2, ऐसे लिखा रहेगा। मिली नॉर्मल 10⁻³ नॉर्मल। ओके चलो ये क्लियर हो गया। हाँ तो इसका आंसर बता दो, आंसर कितना आएगा। 1 आ जा रहा है ना। ओके हाँ, तब ये तुम्हें मालूम है इंटीजर है, तो इसको पूरा पूरा नहीं करना।
किसके करीब दिखेगा? ये तुम्हारा कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा 100/1000। 100 हो गया, इधर मल्टीप्लाई किया तो 62 हो गया, और उसका डबल 124 हो गया। 124 माइनस 106, 18 आ गया। एक्स का वैल्यू 1 है तो सॉल्व भी नहीं करना है, तो डायरेक्ट 1 दिख रहा है। ज्यादा सोचना नहीं है, डेटा बैलेंस से तुरंत हो जा रहा है। हाँ रेन बोलो। बाई एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या था? हाँ, मास बाई इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे ये मोलर मास है, इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाता है यहाँ पे जब लिखते तो इक्विवेलेंट मास विल बी मोलर मास बाई 2, ऐसा। चलो डन, एडवांस पे आ जाओ। डाउट है? शुभम क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, जो डाउट है शुभम पहले बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 है, और कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 और 8 है। शुभम तुम्हारे डाउट 12 है ना? हाँ शुभम, तो मार्क्स केमिस्ट्री में कितना आया था? 90 तुमने कुछ बताया था ना? 19 मेंस, और एडवांस में? ओके, तो पहले एडवांस में डाउट लिख दो। जो जो डाउट लिख रहे हो वो पहले करेंगे हम लोग। हाँ, सब अपना डाउट लिखते जाओ। शुभम का डाउट मैं पहले कर देता हूँ, उसको लग रहा है कि रॉन्ग है शायद। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार चेक कर ले। 12, और ऐसा कुछ लग रहा है जिसमें रॉन्ग लग रहा है कि तुम्हें, रॉन्ग होगा उसका आंसर? अच्छा, ओके, हाँ सो गॉट इट। पहले स्टार्ट करते हैं। 12th लिखा था ना शुभम ने, कौन सा लिखा था वो? हाँ देखो, 7, 12। अंशुल का 3 एंड 8, आदित्य का 1, 1 3 8 12 हो गया। 19 21, चिन्मय का भी 12 में डाउट है। 12 14, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 11 14। फिर यश का 1 3 5। फिर 12 त्रिशा का।
फिर श्रेयस का आ गया 2, 5, 8, 11, 16। फिर अनुष्का का 1, 9, 11, 12, 14। क्वेश्चन 7 में रॉन्ग आंसर दिख रहा है ना। क्वेश्चन 7 और 8 तुम लोग बोल रहे हो, 7, 8 और 12 पहले देखना। ओके, 7, 8 और 12 ना। ओके, इसमें लग रहा है कि रॉन्ग है। भार्गव 14 डाउट है एडवांस में। ओके, 7 डाउट है, 12 है, 19 आई थिंक फिर सब कवर हो गया। देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर शुड बी सी बट गिवन एज ए। ठीक है, 7 पहले देखते हैं। जिसमें डाउट लग रहा है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है वो पहले आज करेक्ट करा ले, वो बेटर है। 7th, the energy of the second Bohr orbit on a hydrogen atom is what? minus 3.41 होता ही है उतना, minus 13.6 into z square by n square, तो 13.6 by 4 आ जाता है। The energy of the second Bohr orbit of the helium plus ion will be, तो डायरेक्ट minus 13.6 ही आ जाएगा वो। तो आंसर बी आएगा। गिवन क्या आंसर? तो 7th का आंसर करेक्ट आंसर शुड बी सी बट गिवन एज ए। 7th का ए दिया हुआ है क्या? तुम्हें लग रहा है सी होना चाहिए। अच्छा, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। 7th का सी नहीं आएगा ना, बी आएगा। तो ना ए होगा ना सी होगा, बी होना चाहिए फिर तो आंसर। अच्छा, एक बार लिख के देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ द सेकंड बोर्स ऑर्बिट इतना है -3.4। तो सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन क्या आएगा? इसको ये डेटा क्यों दिया हुआ? अच्छा, बी इज गिवन। अच्छा, तो तुमने गलत देख लिया है ना, तुमने आंसर ही रॉन्ग देख लिया। बी गिवन है ये लोग बोल रहे हैं। ओके, जेई एडवांस्ड। अब वो एक डेटा जो दिया उसका क्या यूज है? ई एन इक्वल टू माइनस ई नॉट जो 13.6 या जो भी लोगो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ऐसे होता है ना। अब इसने E2 का वैल्यू दे दिया। E2 ऑफ हाइड्रोजन होगा माइनस ई नॉट इंटू जेड का वैल्यू 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। और ये जो वैल्यू दे दिया उसने -3.41 दे दिया, इक्वल टू माइनस ई नॉट इंटू 1/4। ये फर्स्ट इक्वेशन। तो उसने बोला कि दूसरे में एक ई डैश क्या होगा किसका, -E0 इंटू 4 से इसी का पूछा है सेकंड ऑर्बिट का। और ये किसका था? हीलियम प्लस। हीलियम प्लस मतलब जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। इसका डेटा क्या आएगा? पहले का दिया हुआ है, एक डेटा दे दिया कि -3.41 ले लो जब जेड का वैल्यू 1 है और ये 4 हो गया। तो दूसरे में ई डैश का वैल्यू पूछा कि वो कितना आएगा, तो इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा -3.41 बाई ई डैश विल बी, यहाँ से -E0 कैंसिल हो गया, 1/4 कैंसिल हो गया, 1/4 बचेगा। ई डैश विल बी -3.41 इंटू 4। हाँ, -13.6। वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ बट जिसको मालूम है वो बिना सॉल्व किए कुछ भी आंसर लिख देगा इसका। वो तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, कितना प्रैक्टिस है। ओके, we can multiply the atomic number of the element under consideration by the respective energy of the hydrogen atom. राइट, बस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वही मैंने बोला ना। जब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो कई क्वेश्चन लिखोगे नहीं, डायरेक्ट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट। एर्थ का सी होना चाहिए बट ए दिया हुआ है। अच्छा, तुम एर्थ के बारे में बोल रहे थे क्या? एर्थ का सी होना चाहिए बट आंसर ए दिया हुआ। देखिए, एर्थ का सी होना चाहिए। वेवलेंथ ऑफ द फॉल इतना द वेवलेंथ ऑफ द second line of the Lyman series, second line of the series will be
वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, मतलब 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, वो फॉर्मूला हो गया। उसमें 656.91 दे दोगे किसके लिए? फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2 का जंप करने वाला, तो 656.1 नैनोमीटर है। वन बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/656 पॉइंट कितना है, 1 था नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर था ना, चेक करता हूँ क्या था फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर, तो 223 होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर, हाँ, तो 3 से 2 में जंप करने वाला हो गया, और 656.91 नैनोमीटर, 656.1 नैनोमीटर, हाँ ठीक हो गया। तो वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ दिस सीरीज, सेकंड लाइन क्या होगा, 4 से 2 वाला, ओके। सो 1/λ डैश का वैल्यू पूछ रहा है कि वो क्या होगा, आर, और ये हाइड्रोजन ही है ना, वो देखना होगा। 2 स्क्वायर मतलब सेकंड लाइन मतलब 4 स्क्वायर, हीलियम प्लस वगैरह नहीं है ना। द सेकंड लाइन ऑफ, नहीं, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ दिस सीरीज, हाइड्रोजन एटम ही है तो 1 स्क्वायर सही लिखा है। अब ये दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा वैल्यू, लैम्डा डैश बाई 656.1 नैनोमीटर रखो, आंसर नैनोमीटर में ही आएगा। ये 1/4 माइनस 1/9, तो 9 माइनस 4 5/36 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/16 माइनस 4 मतलब 12, 16 माइनस 4 12, और ये हो जाएगा 16 इंटू 4। तो ये यहाँ से लैम्डा डैश का वैल्यू आएगा हम लोग को 5/36 इंटू 16 ही रहेगा। यहाँ पे 16 रहेगा, और वो भी कर सकते हो, 16 ले लोगे तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से, तो ये 4 -1 3 आ जाता, फिर एक ही बात है, इसको ऐसे कट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 16/3, 5/36 इंटू 16/3 इक्वल टू 656.1 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है वो चेक करो। अब अप्रोक्सीमेशन है, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये कितने करीब हो जाएगा, पहले एक ऑप्शन देख लें क्या क्या है अपने पास। 200 के आसपास, 200 300 400 600, 234 है, ऐसे आंसर है। तो 60 इंटू 5 80, और ये 36 इंटू 3 108, 80/108 मतलब 80/100 मतलब 80% ऑफ दिस 656 का 80% 480 वगैरह कुछ ऐसा दिखेगा, तो 480 वगैरह वाला आंसर आएगा कुछ तो। हाँ 486 है ना आंसर, एक्सी वाला। तो आंसर क्या दिया था, आंसर एससी ना। अच्छा, और ए दिया हुआ है, ऑप्शन 1 दिया हुआ है, तो उसे करेक्ट कराना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा। करेक्ट, तो वो मैं भेज देता हूँ उन्हें, वो सी कर देंगे उसे। वो मैंने कैसे किया अप्रोक्सीमेशन, 16 इंटू 5 80/100, 80/100 मतलब 80% ऑफ 656, तो 600 का 80% कितना होगा, 480 वगैरह समथिंग, उससे आंसर किया। और तुम्हें और ये पूरा पूरा नहीं करना है कि 4 हो गया 9 हो गया, तो 20/27 इंटू 656, यही हुआ ना। तो ज्यादा इसमें पूरा बहुत क्लोज जाने की कोशिश नहीं करनी, उसकी क्या जरूरत है। 3 से डिवाइड करोगे तो 7 और ये 9 ऐसा कुछ आएगा।
ये 72 वगैरह होगा, फिर ये 490 वगैरह दिखेगा। तो पूरा पूरा कैलकुलेट मत करना, दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 500 से थोड़ा छोटा होगा, तो आंसर तुम्हें सी दिख जाएगा। तो आंसर सी। ऑप्शन आईटी में इसीलिए दिया रहता है ना कि ये सब सॉल्व ना करो। ओके, तो एर्थ का करेक्ट कराना पड़ेगा मुझे, एर्थ का सी करना होगा। हाँ, और किसमें लग रहा है तुम्हें डाउट कि चेक करना है? एर्थ का सी हो जाएगा। ट्वेल्थ। ओके, ट्वेल्थ देखें क्या है। N2 और H2 आर मिक्स टू फॉर्म N2H4, तो वह 1 N2 2H2 से रिएक्ट करेगा। अच्छा, NH3 भी आया, तो उसमें 3H2 से रिएक्ट किया, 2:3 रेशियो, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ N2 and H2 टेकन। If initial mole of N2 and H2 are X and Y, find mole of N2. The correct option for the following is what? ओके, N2 और H2 से N2H4 और NH3 दोनों आ रहा। अब N2 NH4 और NH3 के मोल मालूम है कि कितने आ गए तुम्हें, Z और V आ गए। तो नाइट्रोजन एटम एक्चुअली कितना होगा, 2Z होगा और 3V होगा। एक तो ऑप्शन से तुम चेक कर सकते हो कि क्या क्या होगा। मान लो फर्स्ट ऑप्शन ले ले, फर्स्ट ऑप्शन ले लोगे तो N2H4 का 1 मोल और NH3 0। तो N2H4 का तुम्हें 1 मोल मिल गया, 2210 है ना। हाँ, तो N2H4 का 1 मोल और NH3 का 0। तो नाइट्रोजन के एटम्स कितने हो गए, 1 मोल लिया N2H4, तो नाइट्रोजन के एटम 2 हो गए। और इधर N2 कितना ले लिया उसने, ऑप्शन ए में 2 मोल, मतलब नाइट्रोजन एटम तो 4 पड़ गया ना। 2 मोल N2 लोगे तो नाइट्रोजन एटम 2 का डबल मतलब 4 पड़ गए। तो नाइट्रोजन एटम इधर 4 पड़ जा रहा है और उधर से 2 ही आ रहा है, तो ये तो पीओएससी लॉ का वायोलेशन हो जाएगा ना। अब दूसरे सेट पे चलो, तो N2 का 3 मोल लिया, मतलब नाइट्रोजन आइटम कितने हो गए, 3 × 2 6 नाइट्रोजन आइटम है। और वहां पे N2H4 और NH3 चेक करेंगे, तो N2H4 का 1 मोल, मतलब यहाँ नाइट्रोजन आइटम हो जाएगा 2 एटम्स, 2 मोल नाइट्रोजन आइटम। और फर्स्ट वाले से 4 NH3, मतलब 4 × 1, तो 4 इधर से आ गया, 2 + 4 6, तो ये तो इक्वल है। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन का कितना है, 8 मोल। तो हाइड्रोजन आइटम कितना हो जाएगा, 8 × 12 16 मोल हाइड्रोजन आइटम होगा। अब जब 16 मोल हाइड्रोजन आइटम हो जाए तो उसको पीओएससी लॉ चेक करो, तो 1 मोल N2H4, मतलब 4 तो इधर से आ गया। और 4 मोल NH3, तो 4 × 12, 4 × 3 12, 12 + 4 16, और इधर कितना था, 16 हाइड्रोजन एटम, और इस साइड कितना था, 8 था, 8, हाँ 16 ही था। हाँ, तो बी आंसर आएगा इसका। देखो क्या किया मैंने, N2H2, N2NH4 NH3। हाँ, ऑप्शन से आया था ना, ऑप्शन से ही करना था इसको। कई क्वेश्चन तुम्हें ऑप्शंस देख के करने पड़ते हैं। 12, N2 + H2 से NH3 आया, और क्या बन गया, N2 + H2 से N2H4 भी आया।
तो सबका मोल दिया था ZV X और Y। X मोल N2, तो नाइट्रोजन आइटम्स कितने हो जाएंगे 2x, और Y मोल H2, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आइटम इससे कितना आ गए 2y मोल। अब Z मोल N2H4 बना, और V मोल NH3। यहाँ से नाइट्रोजन आइटम्स जो होंगे POSC से कितना हो जाएंगे 2Z प्लस यहाँ से V मोल इंटू 1, यहाँ से V आएगा 2Z और V आ जाएगा नाइट्रोजन आइटम्स, और हाइड्रोजन आइटम कितने हो जाएंगे 4Z प्लस 3V, और नाइट्रोजन आइटम कितना था 2x, तो 2x इक्वल टू 2Z प्लस V, 2x इक्वल टू 2Z प्लस V। नाइट्रोजन आइटम है ना 2x इक्वल टू 2Z प्लस V, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3V ना, हाँ हाइड्रोजन को 2y इक्वल टू हाइड्रोजन कितना हो गया 4Z प्लस 3V। तो ये दो इक्वेशन इसको जो जो सेटिस्फाई करे वो सब आंसर होगा। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, 4 अननोन 2 इक्वेशन है, तो सॉल्व नहीं कर सकते, 4 अननोन के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। हाँ बट ऑप्शन से मैच करके देखो किसके लिए मैच कर रहा है, मैच करो अभी। हाँ पहले ये समझ में आया क्या POC लॉ जो अप्लाई किया, आंसर सिर्फ सेकंड दिया हुआ है, तुम्हारे हिसाब से 2 4 दोनों आना चाहिए। ओके देखो तो फोर्थ भी आंसर, फोर्थ के लिए भी मैच कर रहा है 5301। ओके फिर से देखते हैं, तो मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ, ये तो उसमें पुट करके देखोगे या डायरेक्ट देखना समझ में आ रहा था और क्लियर है। तो फोर्थ में क्या हो गया 0.5 मोल N2 लो लोगे तो 0.5 इंटू 2 मतलब 1 मोल नाइट्रोजन आइटम था तुम्हारे पास, और इसके अकॉर्डिंग कितना होगा 0 मोल N2H4, मतलब नाइट्रोजन यहाँ तो 0 हो गया, 1 मोल NH3, तो ये भी हो जाएगा 1 मोल नाइट्रोजन हो गया। तो 1 मोल नाइट्रोजन दोनों साइड से, नाइट्रोजन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन पे जाओगे तो तुम बोलो 3 मोल H2 मतलब 3 इंटू 2 6 मोल हाइड्रोजन आइटम हो गया डी ऑप्शन में। 3 मोल H2 मतलब 6 मोल हाइड्रोजन आइटम हो गया, तो उधर भी 6 आना चाहिए प्रोडक्ट में। N2H4 तो 0 ही मान लिया, और नहीं तो हाइड्रोजन तो 3 ही मोल आया ना फिर यहाँ पे, जबकि H2 कितना तुम मान रहे हो डी में 3 इंटू 2 6 मोल हाइड्रोजन आइटम, जबकि इधर से 3 मोल ही हाइड्रोजन आइटम दिख रहा है, तो फिर डी नहीं हो पाएगा, केवल बी ही रहता है ना। इस सेट को पुट करके देखो किसमें मैच कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन का तुम बोल रहे हो क्या, ये सबको क्लियर हो गया कैसे करना होगा, हाँ ओनली बी दिख रहा है। POC लॉ अप्लाई कर दो, वो तो ऑलवेज वैलिड है ना, जितना नाइट्रोजन आइटम होगा इतना होगा। ओके 15 से पहले शुभम ने बोला एक और रॉन्ग हो रहा है, कौन सा थर्ड क्वेश्चन, ये रॉन्ग नहीं था राइट था, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में आंसर गिवन इज सी, बट तुम्हें लग रहा है कि बी होना चाहिए। थर्ड में आंसर इज गिवन सी बट बी होना चाहिए, ऐसा बोल लो। ओके थर्ड सबको ऐसा ही लग रहा है क्या, थर्ड का क्या आंसर है। और लोगों के आंसर सी आया है राइट, अच्छा सी 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 कई लोग का आया है, तो हो सकता है सुमन तुमने रॉन्ग किया, इट शुड बी सी ओनली। ओके हाँ कई लोगों ने सी किया, मतलब सी
कई लोगों का है, मतलब राइट हो सकता है, तो शुभम कहीं रॉन्ग कर रहा है इसका मतलब। तो देखते हैं थर्ड का आंसर। Photoelectric emission is absorbed from the surface of the frequency mu1 and mu2 of the radiation. mu1 is greater than mu2. तो mu1 is greater than mu2 एक सरफेस पे डाला गया, तो पहले में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया गया देन mu2, मतलब बिगर पैकेट्स भेजे गए, तो पहले में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगा, दूसरे में काइनेटिक एनर्जी कम आएगी। ये सब ऐसे एनालाइज करते जाना है ना। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इन द टू केसेस इज 2:1, हाँ तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना ही था, इसमें 2 है तो उसमें 1 है, देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इसका डबल है उसके रेस्पेक्ट में, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। ओके, थर्ड। एक मिनट उस पे रुक जाओ, थर्ड पढ़ लिया तो कर लेते हैं, फिर बैक जाके बताता हूँ तुम्हें भार्गव। इसमें डाउट है ना। थर्ड का डेटा भी याद किया, एक मिनट। mu1 mu2 है और एक क्या है, म्यू नॉट निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे अभी। के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसे था के ई मैक्स। तो ये दो केस में ले लो, के ई ऑफ 2 बाई के ई ऑफ 1, के ई मैक्स ऑफ 2 बाई के ई मैक्स ऑफ 2। तो ये एच न्यू न्यू 1 माइनस न्यू डस, और ये एच न्यू 2 माइनस न्यू नॉट, वो तो मेटा सरफेस से में तो यही रहेगा। और ये वैल्यू दिया हुआ है 2:1, एच तो कैंसिल हो गया, न्यू 1 माइनस दिस बाई न्यू 2 माइनस न्यू नॉट, तो 2 न्यू 2 माइनस न्यू नॉट, 2 न्यू नॉट ना, विल बी न्यू 1 माइनस न्यू नॉट। ये इधर जाएगा तो 2 न्यू 2 माइनस न्यू 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा न्यू नॉट ही आ गया। न्यू नॉट ही तो पूछा है, न्यू नॉट का वैल्यू 2 न्यू नॉट माइनस न्यू 1 होगा, ऐसा कुछ आएगा। तो ये ऑप्शन बाई 2 - 1, उसकी क्या जरूरत है। अच्छा एक ही बात है, 2 - 1 1 हो गया ना, और 2 न्यू 2 माइनस न्यू 1 आया था, तो आंसर सी दिखेगा, फिर आंसर सी दिखेगा ना। और थर्ड का तुमने क्या बोला था कि आंसर ए होना चाहिए, नहीं शुभम थोड़ा कहीं मिस्टेक कर गया था तुम। सो थर्ड का आंसर सी। हाँ बताओ, इसमें कोई डाउट है। तब बैक वाले पे भार्गव जाते हैं, भार्गव का डाउट था उधर। इट वाज करेक्ट। ओके हाँ, तो अभी डाउट किसका आया था, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये क्लियर है सबको। थर्ड, यस यस यस, ओके, यस क्लियर, यस क्लियर, ओके। हाँ तो सबका क्लियर था। तो इससे पहले वाले पे डाउट आया था किसी का। ठीक है भार्गव, तुम्हारा डाउट था ना। हाँ, प्रीवियस पे जाते हैं। हाँ भार्गव बोलो। हाँ अनुराग, तुम्हारा भी डाउट है, भार्गव का भी डाउट है, बताओ क्या डाउट है। अच्छा अनम्यूट करना पड़ेगा, कहाँ पे। भार्गव तुम तो दिख ही नहीं रहे हो, फिर से हैंड रेज करो, किसको डाउट है इसमें। हाँ ओके, भार्गव इज देयर। हाँ बोलो भार्गव।
हाँ सर, इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, N2 plus H2 gives NH3. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सही से। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलो, थोड़ा आवाज फास्ट, थोड़ा जोर से बोलो, क्या आवाज है। अच्छा ठीक है। जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, N2 plus H2 gives NH3, हाँ उसमें N2 और H2 का रेशियो है 1:3। और नीचे वाला जो रिएक्शन है ना, उसमें N2 और H2 का रेशियो है 1:2। तो फिर हम लोग बस वो रेशियो को कंपेयर करके ऑप्शंस में ला सकते हैं। मतलब पहले वाले में रेशियो हम लोग ले सकते हैं। केमिकल इक्वेशन से सॉल्व करके, वही है पीयूएसी लॉ ही है। हाँ, तो केमिकल पहले इक्वेशन इसमें का सॉल्विंग इज इटसेल्फ पीयूएसी लॉ। पहले इसमें रेशियो x:y:v है और सेकंड इसमें x:y:z है। तो वैसे करके ऑप्शन डी भी करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन डी हाँ। हो ही नहीं सकता, वायलेशन ऑफ पीयूएसी हो जा रहा है ऑप्शन डी में। नहीं सर, उसमें हम लोग N2H4 फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं ना। वो लोग ने दिया है कि क्वेश्चन हाँ में। तो N2H4 नहीं फॉर्म कर रहे हो, केवल NH3 ले रहे हो, और NH3 का 1 मोल आया हुआ है। हाँ और जबकि हाइड्रोजन कितना मोल दिया हुआ है उसने, हाइड्रोजन का कितना 3 मोल दिया है ना। हाँ। तो 3 मोल हाइड्रोजन हो गया, 3 मोल H2 मतलब 3 × 2, नहीं मतलब सर, 3 मोल वन हाइड्रोजन है। 1 मोल N2 है और उसके लिए हम लोग को NH3 फॉर्म करने के लिए 3 टाइम्स H2 लगेगा। हाँ तब 2NH3 आएगा। हाँ, तब 2NH3 आएगा। तो 0.5 का 3 टाइम्स तो 1.5 है, और 1.5 H2 तो हमारे पास है। जो बाकी का 1.5 वो एक्स्ट्रा है ना। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ जो तुम बोल लो, तुम भी चल जा पाएंगे। अच्छा, और किसका है, अनुराग। हाँ अनुराग बोलो। सर अगर हम लोग ने दोनों इक्वेशंस एक ही इक्वेशन में कंबाइन करके लिख दिया तो डायरेक्टली आंसर बी आ रहा है। बी आ जा रहा बैलेंस, है क्या। मतलब जो करेक्ट आंसर है बी। बी। हाँ तो आ जा रहा है ना, तब तो ठीक ही है। नहीं मतलब हम लोग ने सिर्फ एक ही इक्वेशन बनाया कंबाइन करके और बैलेंस किया, तो दो बनाने की जरूरत नहीं थी उसमें। हाँ, एक ही से हो गया, पीओएससी लॉ से लिए तो लिखना ही नहीं है, वो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मैंने। ओके सर। देखो पहले बिना कुछ लिखे मैंने आंसर बता दिया। हाँ। कैसे, उसी तरह पीओएससी से ना, कि कुछ ही क्वेश्चन मत लिखो, ओके सर। रिएक्शन पढ़े थंबर का, फिर जो जिन लोगों को नहीं समझ में आता उनके लिए फिर इक्वेशन लिखा। ओके सर, अलग थैंक यू। अलग वे है। तुम्हें समझ में आता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन विदाउट राइटिंग एक दो स्टेप में लिख के कर लो, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है सबकी। हाँ। ओके। या। हाँ तो नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछो, ऐसे तो बाकी चलेगा सब। ओके सर। ओके। हाँ तो तुमने ये बोला कि N2 + H2 बैलेंसिंग से कर दें, डी ऑप्शन के लिए। कि जब वो बन ही नहीं रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि N2 + H2 3H2NH3। और डी ऑप्शन में जो था अपना, वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 का डी में 0.5 3 0 और 1 था। तो N2H4 बना ही नहीं, तो उसने बोला कि 0.5 और 3 लेकर चलेंगे। ओके, तो देखो इसमें क्या रॉन्ग करोगे तुम, 0.5 3, इसमें बोला 0.5 मोल, 3 मोल, और ये 1 मोल, ऐसा बनेगा क्या। नहीं, तो 0.5 लोगे तो इसके रिएक्ट करने के लिए 1.5 मोल चाहिए, तब इसका डबल आएगा, 2 × 0.5 1 मोल आएगा। तो वही मैं बोल रहा था कि तुमने 3 मोल दिया हुआ है, मतलब 1.5 मोल तो एक्स्ट्रा बच गया ना। हाँ ये डेटा रहता 0.5 ये 1.5 ये, तब ये ठीक हो जाता। मतलब इसको तुम ऐसे देखो, 0.5 मोल 1.5 मोल से रिएक्ट करेगा, तब जाके 1 मोल आएगा। तो ये डेटा 0.5 और ये 1.5 ऐसे होना चाहिए ना। हाँ वो लेफ्ट आउट, वो बच जा रहा है ना, इसलिए नहीं होगा। ओके। हाँ 12 अभी क्लियर हुआ सबको। और किसमें लग रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर रॉन्ग है, सॉल्यूशन उसका आंसर रॉन्ग है, तो उसे पहले चेक करें।
क्योंकि एक तो करेक्ट कराना पड़ेगा, है ना। और कुछ नहीं है ना। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन डाउट कौन सा भेजा तुम लोगों ने। बैक क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया, 3 बता दिया। अंशुल क्वेश्चन नंबर 8 तुमने बोला, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाए। अच्छा 8 तो कर लिया, 3 और 8, 3 8 12 किया अभी, ठीक है। सार्थक कौन सा बोला, 15 तुमने, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, 2 आइसोटोप दिया हुआ है अलग अलग एबंडेंस में। जैसे क्लोरीन वाला था ना, 25% एबंडेंस। फिफ्टीन तो हो जाना चाहिए था जहां तक मुझे लग रहा है। एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है, N1 M1 प्लस N2 M2 बाई N1 प्लस N2। जैसे क्लोरीन वाला केस था 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 बाई 4। दो आइसोटोप Q का है, QnQ97। Q97 और Q94, एक का मास 97 है, एक का 94 है। दोनों का एबंडेंस दिया हुआ है। 97 इज 8.082 टाइम हैवियर देन C12। तो इसको मास जब लोगे 12 इंटू 8 इंटू 0.82 लेना होगा, तो 97 ही आ जाएगा ऑलमोस्ट। और 94 कितना हो गया, असल में उसे 97 94 देना ही नहीं था, वो तो फिर वही कैलकुलेशन आ जाएगा ना। सेवन 7.883 times heavier than C12। What is the average atomic mass of the element Q? और आंसर थोड़े क्लोज है, 94 78 96 94। तो आंसर तो आएगा बिटवीन 94 से 97 के आसपास ही होगा। और कौन सा ज्यादा है तुम्हारा इसमें, ग्रेटर अमाउंट में तुम्हें कौन सा दिख रहा है, 94 वाला था, 94 के क्लोज वाला आंसर आ जाएगा। 94 और 97 के बीच में होगा, 94 के क्लोज वाला दो आंसर पड़ जा रहा है, 94.702 94.695। तो अब तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। देखो नाइन्टी फोर से ग्रेटर वाले दो थे ना, इसका तो डेटा ही याद नहीं रहेगा मुझे। 23.4। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। मतलब यदि तुमने 100 एटम ले लिया, 100 एटम ले लिया, तो 23.4 पहला है, तो दूसरा हो गया 23.4, और इसका मास चाहिए हम लोग का। तो इसका मास कितना है, 23.4 एबंडेंस वाला 97 है, और 97 का मास तुम्हें 97 नहीं लेना है, 8.082 इंटू 12 लेना है, 8.082 इंटू 12 लेना, 8.082 8.082 इंटू 12 लेना है, प्लस दूसरा कितना है, ये 23.4 है, तो उसे माइनस कर दो, 76.4 दिया होगा, 76.6 दिया होगा, इंटू इसका मास 94 वाला 76.6 हो गया, और इसका मास जो होगा कितना है, C12 से 7.833 हैवी है, 7.833 इंटू 12, 7.833 इंटू 12 हो जाएगा 7.833 इंटू 12।
ये वैल्यू यहाँ पर है, ओके। और यहाँ से एवरेज एटॉमिक मास, तो यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन दे दिया है। आईटी ऐसा कैलकुलेशन नहीं देता, बट कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम लोग? 15। तो आईटी का ध्यान ऐसे कैलकुलेशन पे नहीं होता कि एक के वैल्यू 94.7, एक का 94.69, तो उसे कैलकुलेट नहीं कराता, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये आईटी मॉडल क्वेश्चन नहीं है, वो कैलकुलेशन नहीं देता, ऐसा और सब क्वेश्चन आते वैसे। इसको थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा। हाँ नित्या बोलो, नहीं समझ में आया? हाँ नित्या। सर एक्चुअली मैंने ये सॉल्व किया है, मगर मैंने सेकेंड हाफ का डेटा एक्चुअली मैंने यूज नहीं किया, और मैंने 97 इंटू 23.4 वो प्लस नहीं लेना है, तब तो वो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है कितना हैवी है। सर मगर हम लोग को परसेंटेज अबंडेंस ऑलरेडी दिया है, तो परसेंटेज फॉर्म में तो हम लोग के पास ऑलरेडी इनटू है। एटॉमिक मास नहीं लेना है ना, उसने क्यों 97 एवरेज ले लिया कि 97 इज द व्हाट मास नंबर, बट एटॉमिक मास कितना है? ओह सर, मगर फिर भी मुझे आंसर आया एक्चुअली। उससे भी आंसर आ जा रहा है, मतलब ये जो डेटा दिया उन लोगों को मल्टीप्लाई करके शायद 97 आ जाता होगा। ओह ओके। हाँ मतलब जो जो डेटा है ना 97 94 ही आ जाता होगा मल्टीप्लाई करके, तब आंसर आया होगा। ओके क्योंकि मैंने, हाँ, आपने वो जो फॉर्मूला दिया था दैट व्हेन परसेंटेज अबंडेंस या परसेंटेज फॉर्म में ऑलरेडी दिया, देन वी कैन यूज लाइक x into m1 upon हाँ हाँ 100। वही है, मतलब ये वैल्यू जो उन्होंने डेटा दिया ना मल्टीप्लाई करके 97 94 आ जाता होगा, इसलिए तुम्हारा आंसर आ गया। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट, और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1, ओके 1 पे जाओ। अच्छा, द कैलकुलेटर से आंसर डी है, और आंसर दिया क्या इन लोगों ने? कॉसनस। अच्छा डी ही दिया हुआ, ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि डी दिया हुआ था, डी आना चाहिए था, ओके। हाँ फर्स्ट का आंसर बोल रहे हो ना? आईटी कंसेप्ट पर ध्यान देता है, ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं देता वो, ओके। मतलब जहाँ कैलकुलेशन इतना करना पड़े वो बिल्कुल नहीं देगा तुम्हें, तो ये सब तुम्हें समझ में आता है वहां एग्जाम में कैसे करेंगे। आईटी देगा ही नहीं वो क्वेश्चन, वो इतना ही देता है कि ऑप्शन से मालूम चल जाए तुम्हें। फर्स्ट देखो, x ग्राम ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वाज स्लोली नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड, वही बताना है तुम्हें, N2O5 NO 2NO और N2O क्या वो होगा, ठीक है। उसका x ग्राम NXOY मान के चलेंगे हम लोग, पास ओवर द हीटेड कॉपर 12 Cu और N2, अच्छा ऑक्सीजन तो पूरा ले गया वो, ठीक है। इंक्रीज द वेट ऑफ द कॉपर वाज 5.33 ग्राम, और N2 का भी मास आ गया, तो तुम्हें N2 का भी मोल मालूम चल गया और ऑक्सीजन का भी मोल मालूम है, तो दोनों को कंबाइन करके वो फार्मूला आ जाएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड? तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा और ऑक्सीजन का मास कितना होगा, सिर्फ यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। इंक्रीज इन द कॉपर, मास में कितना इंक्रीज होगा? 5.33 ग्राम, मतलब ऑक्सीजन का मास आ गया 5.33 ग्राम, ओके। और नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों का मास मालूम चल गया तुम्हें, नाइट्रोजन कितना ग्राम है, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, एक बार ये दोनों का मास मालूम चल गया, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, उससे आंसर आ जाएगा कि किस रेशियो में होगा। तो देखो इसको क्या करेंगे, 4 लीटर N2 14 ग्राम 14 डिग्री सेंटीग्रेड 754,
ओके 754 mm था बाई 760, ATM हो गया, 4 लीटर हो गया। तुम्हें यहाँ पे मास ऑफ N2 चाहिए बाई 28, R 0.0821 ले लो। एटम प्रेशर कितना था 754, ये तो ले लिया, सही है 754 लिया था, ठीक है। और क्या लिया था 14 ले लिया था, 4 लीटर था ना, हाँ 4 लीटर था। और 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस 14, 287। तो यहाँ से MN2 आएगा और MO2 हम लोग को मालूम है डायरेक्ट। MO2 कितना होगा 5.33 ग्राम, 5.33 ग्राम। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू MN2 का बता दो तो काम चल जाए। MN2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, रुको इसको 1 ले लें, ये 4 है, ये 28 है, 28 इंटू 4 और ये 0.0821, इसको 1/12 ले सकते हो। वो दिया है ना, कॉपर का मास इंक्रीज हो गया, कॉपर CuO बन गया है ना। कॉपर ने क्या किया, जितना ऑक्सीजन ऑक्साइड से था वो लेकर CuO बन गया। तो कॉपर CuO बना तो उसको ऑक्सीजन स्टिक कर गया, तो ऑक्सीजन का मास कितना है एक्स्ट्रा 5.33 ग्राम ना। हम लोग को अप्रोक्सीमेशन ही चाहिए, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए व्हाट कैन वी डू, देखो इसको ऑलमोस्ट उतना ही मान लो। ये हो गया 0.082 इंटू इसको 300 मान लो, इसको 300 मान लोगे तो 300 इंटू 0.08, ये कितना होगा 100 इधर ले लो, 8.2 इंटू 3 24 ले लो, तो 24/28 इंटू दिस, MN2 अप्रोक्सीमेटली जो होगा 28 इंटू 4 बाई ऑलमोस्ट 24, तो ये 3 पॉइंट समथिंग ले लोगे, यही होगा ना। फोर पॉइंट फाइव ले लो, ये ऑलमोस्ट 4.5 ग्राम अगर अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो। तो अब तुम्हें वो टेबल बनाना होगा। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसका हो गया 4.5/14 और ये होगा 5.33/16। ये किस रेशियो में आ रहा है, ये 3 के करीब और ये भी 3 के करीब, ऑलमोस्ट दोनों 3 के करीब ही तो आ रहा है। मतलब ये रेशियो 1:1 आएगा, मतलब NO आएगा। अप्रोक्सीमेशन क्लियर है, 754 760 को एक ही मान के चल गए हम लोग, 287 को 300 मान लिया, 0.082 इंटू 300 ऑलमोस्ट 24 के आसपास दिखेगा। चूंकि 287 है तो 24 से थोड़ा कम ले सकते हो, 23 वगैरह, और इसको 28 लिया हुआ है तो ऑलमोस्ट ये कितना दिख रहा है 4.5 के आसपास दिख गया, तो 4.5/14। अब तुम्हें दोनों मोल का रेशियो ही तो देखना है, ये भी 3 के आसपास दिख रहा है, मतलब 0.3, और ये भी 0.3 के आसपास दिख रहा है, मतलब रेशियो कितना हो गया, ये 1:1 ही हो गया ना। ये कितना है, ये 0.3 के आसपास, ये भी है, ये भी 0.3 के आसपास है, ये 1:1 का रेशियो हो जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट का C होगा। ओके, किसका राइट था फर्स्ट, इतना अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट, कितने लोगों ने राइट किया था, अथर्व, सोहम, वरुण, ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन किया था ना। आंसर A है। अच्छा रॉन्ग आ गया क्या, कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। NO आंसर नहीं है क्या, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, जो मैंने लिखा 14 डिग्री 250 डिग्री, जो भी है प्रोसेस ही है, एक बार चेक कर लेना। अच्छा आंसर C ही है, तब तो ठीक है, तो A क्यों लिख रहे हो।
इसने लिखा था राइट आंसर तो है ओमकार। आंसर ए कैसे हुआ? NOE है ना? हाँ ठीक है। ओके नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो। मैट्रिक्स 1 ओके। 2 आइसो नहीं 3 ग्राम ऑफ द सिल्वर सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? 14। हाँ 14 देखो सब एक बार। तो लग रहा है कि ऑप्शन देख के ही लग रहा है कि ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इंटीजर है। 3 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एग्जैक्टली प्रोड्यूसेस 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर। सिल्वर सॉल्ट है जैसे एसिडिक CH3COAG है ना, सिल्वर एसिटेट वगैरह कुछ है, उससे सिल्वर बाहर आ गया 2.16 ग्राम। तो बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज मोनो एसिडिक है कि डाई एसिडिक है कि ट्राई एसिडिक है। जैसे मोनो एसिडिक HCl है, HCl से AgCl बन जाता है। डाई एसिडिक होगा जैसे H2SO4 तो वो बन जाएगा Ag2SO4। बेसिसिटी 3 हो गया जैसे H3PO4 तो वो बन जाता है Ag3PO4। मतलब सिल्वर कितना है उसके अंदर वही तुम्हें बताना था। और मोलर मास ऑफ द एसिड इज गिवन टू बी 172। तो 172 है और हाइड्रोजन हट के वहां पे सिल्वर आया हुआ है। तो सिल्वर का मोल यहां से मालूम चल जाएगा और वहां से उसका सिल्वर सॉल्ट का मोल मालूम चल जाएगा, उससे आ जाएगा। ओके ठीक है, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 ग्राम 2.16 ग्राम, 3 ग्राम 2.16 ग्राम। प्रोटीन 3 ग्राम। अब मान लो HA H2A H3A ऐसे होगा ना, H4A ऐसे एसिड हो गया। तब ये मान लो कि HA के जगह H2A H3A नहीं मालूम हम लोग को, तो AgXA आया। X यदि 1 हो गया मतलब मोनोबेसिक एसिड का, Ag2A आ गया मतलब डाई बेसिक का हो गया, Ag3A हो गया मतलब ट्राई बेसिक का हो गया। ऐसे होगा ना? हाँ ओमकार बोलो बोलो। हाँ बोलो। सर हेलो हाँ बोलो। सर हमें पता है कि एसिड का मॉलिक्यूलर मास 172 है, तो उसके हिसाब से Ag 1 के ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास 108 है। हाँ तो 1 नहीं होगा आंसर कैसे? सर, क्योंकि हमें बोला गया कि एसिड का मॉलिक्यूलर मास 172 है और अगर दो Ag आ गए तो वो Ag का मास ही 216 हो जाएगा। नहीं नहीं, सॉल्ट का मास 108 नहीं है। उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HA का मास इतना है। जैसे HXA है, इसका मास हो गया 172। तो जब AgXA बनाओगे तो इसका मास कितना हो जाएगा? 172। मतलब हाइड्रोजन तो इतना निकलेगा, कितना? X ग्राम निकल गया, प्लस Ag ऐड होगा। Ag कितना ऐड होगा? उसका मास, ये तुम सोचो कि सॉल्ट का मास 172 दिया हुआ है, तब तक तुम डायरेक्ट 1 बोल देते। सॉल्ट का मास नहीं, एसिड का मास 172 है। और मास ऑफ एसिड इज 172। अब उससे हाइड्रोजन निकाल दिया तुमने। जैसे H3 होता है तो 172 में से 3 हाइड्रोजन बाहर चले गए तो वो 169 बच जाता है। अब प्लस उसमें 3 सिल्वर ऐड हो जाता है, ये हो जाता है ना H3A से। मान लो Ag3A बनाते, Ag3A
इसका मास कुछ और होगा, जैसे ये 172 है सपोज, 3 माइनस करके बच गया 169, और इसका मास 169 प्लस 3 इंटू 108 हो जाता है ऐसे। तो ये इसका मास नहीं है, क्लियर हुआ ना, मास इसका है। तो उससे तुम्हारा सिल्वर कितना आ जाएगा कि x ग्राम हाइड्रोजन बाहर गया प्लस सिल्वर कितना हो गया 108x बाहर अंदर आ गया, 108 इंटू x ग्राम इनसाइड आ गया, इतना मास आ गया सिल्वर का। और इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कितना आएगा, AgA का जितना होगा, हाँ तो ये क्या हो गया, इसका मोलर मास आ गया ना, मोलर मास ऑफ AgX से इतना होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgX कितना होगा, AgXA, इसका मास दिया है 3 बाई मोलर मास 172, और ये कितना हो गया प्लस 107x, यही हुआ ना, हाँ 107x। और इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर वो x टाइम ज्यादा आ जाएगा, तो वो होगा 3x बाई 172 प्लस 107x, और ये वैल्यू दिया हुआ है 3x बाई 172 प्लस 107x इज इक्वल टू, सिल्वर का मोल कितना है 2.16 ग्राम था ना, तो 2.16 बाई इसका मोलर मास 108। अब यहां से x का वैल्यू आएगा, और x तुम्हें मालूम है कि इंटीजर ही होगा, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। ये 210 बाई 10 है ना, बाई 100 है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 2 बाई 100, तो ये 300x इक्वल टू 342 प्लस 214x। ये x का जो वैल्यू आ गया 342 डिवाइडेड बाई, हाँ ये कितना आ जा रहा है 214 माइनस दिस, अच्छा 86, हाँ ठीक है 86 कर दो। इसका सारे कैलकुलेशन के फिर से चेक कर लो, सब सही किया था ना, डेटा वगैरह सब कुछ एक बार करने के बाद चेक करना पड़ जाता है सब। 3 ग्राम ऑफ द सिल्वर सॉल्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, हाँ था 3 ग्राम सिल्वर सॉल्ट था डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास चाहिए था, तो मोलर मास हम लोग का आ गया था 172 माइनस वो x बाहर गया प्लस सिल्वर x अंदर आ गया 108x प्लस 107x, तो इस तरह से x का वैल्यू आ जाएगा, राइट। और पॉइंट 16 भी वही है था भाई, 108 भी वही होगा, नहीं डेटा सब सही लिया तो 4 आएगा, तो 4 आंसर है ना, डी है। हाँ वो कैसा है 172 माइनस एक्स कैसे हो गया, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बात पार्ट बताया तुम्हें कि S3 है, मान लो 172 ग्राम है, तो जब इसका सिल्वर सॉल्ट बनाओगे G3 है, इसका मास कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन हटेगा तो कितना मास बच गया, 3 ग्राम हाइड्रोजन माइनस किया, तो 172 माइनस 3 ग्राम हाइड्रोजन माइनस का 169 बच गया, और इसमें सिल्वर ऐड हो गया 3 सिल्वर आइटम, तो 3 इंटू 108 ना। उसी तरह HX 172 है, यहाँ पे x हाइड्रोजन हटा दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन जब हट गया तो माइनस x ग्राम बाहर चला गया, उसका जगह सिल्वर आ गया, उसका मास कितना होगा 108 प्लस 108 इंटू एक्स ना, इतना ऐड हो गया, 172 माइनस एक्स प्लस 108x, तो ये 172 प्लस 107x आ गया। ओके क्लियर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgX मालूम चल गया कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgX, तो सिल्वर का मोल कितना होगा, इसका x टाइम ग्रेटर होगा ना, और सिल्वर का मोल दिया हुआ है मास बाई मोलर मास 108x कैसा हुआ, ये कैसा हो गया, जैसे 3 सिल्वर आ गए तो मास कितना बढ़ जाएगा 3 इंटू 108 ना, Ag3A का मास। अब मान लो H2A ही रहता 172, तो जब Ag2A का मास कितना होगा कैसे बताओगे, ये Ag2A का मास हो जाता है 172 माइनस 2 ग्राम हाइड्रोजन का मास माइनस करो, और यहाँ पे 2 इंटू 108 सिल्वर का ऐड करो, ऐसा।
क्लियर हुआ? सिल्वर का मास ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ पे। ओके तो अभी हम लोग को ये नहीं मालूम है कि H3A कि H2A था कि HA था कि H4A था कि H5A था कि H6A था। तो वो जो भी है HX से मान दिया तो वही 4 आ गया ना H4A। ओके क्लियर हो गया सबको ये? क्लियर क्लियर। ओके ठीक है अब एक क्वेश्चन और कर पाएंगे, बताओ कौन सा करना है? 11 मैट्रिक्स 1। 11 मैट्रिक्स 1। मैट्रिक्स 1 देख ले। अब ये देखो मैट्रिक्स 1 में हो गया। अच्छा तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन हो गए ना। क्या क्या है? लाइट इमिटेड बाय द सोडियम, इधर कौन सा है? इंफ्रारेड रीजन, विजिबल, यूवी। अच्छा वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन। लाइन इमिशन, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम किस में लाइन आता है? जैसे हाइड्रोजन में लाइंस आता है ना, मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। तो लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिटेड बाय द सोडियम, लाइन इमिटेड बाय द एनी एलिमेंट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज द लाइन स्पेक्ट्रा, याद है? लाइट इमिटेड बाय सोडियम हो, पोटेशियम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, सब लाइन स्पेक्ट्रम में आ जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी लाइन स्पेक्ट्रम है। उसमें अलग अलग लाइन दिखेगा, लाइमन के 4 लाइन दिखेंगे, बाल्मर के पास 4 वेवलेंथ, 5 वेवलेंथ, ऐसा अलग अलग वेवलेंथ दिखेंगे। तो लाइमन, बाल्मर, पैस्टन, ये सब तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में था, सब में क्यू तो होना ही होना था। ये समझ में आया कि सब में क्यू तो होना ही था। क्लियर हुआ? हाँ अब आगे सोचो। अब तुम्हें कुछ तो डायरेक्ट दिख रहा है, लाइमन सीरीज किस में होता है? यूवी रीजन, उसे आर कर दोगे। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन, तो उसे एस कर दोगे। पैस्चर सीरीज इंफ्रारेड रीजन, वो पी हो जाएगा। और लाइट इमिटेड बाय द सोडियम, किसी ने 9th 10th में पढ़ा है तो गोल्डन येलो लाइट इमिट होता है, विजिबल रीजन में आता है वो। सोडियम को हिट करोगे तो गोल्डन येलो कलर की लाइट आती है, तो वो विजुअल रीजन में होता है। ये यहां से नहीं है, किसी ने 9th 10th में पढ़ा है या जीके के लिए पढ़ा है कि सोडियम से कौन सा कलर आता है, गोल्डन लाइट, गोल्डन येलो लाइट, तो वो कर सकता है। सबका याद करना पड़ता है कि जैसे सीजीएम को जाओगे तो वायलेट लाइट इमिट होना स्टार्ट होता है। तो ये नहीं मालूम होता, एक थोड़ा सा अलग हटा के दे दिया गया तो रॉन्ग हो जाता। फिर किसका राइट है मैट्रिक्स? किसी ने राइट किया? अच्छा केवल ये वाला मिस कर गया तुम। पार्शियल मार्किंग था इसमें 3 के लिए लिखने पे, होगा पार्शियल मार्किंग होता है इसमें। हाँ फ्लेम टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा फ्लेम टेस्ट जानते हो प्रणय तुम लोग? अच्छा ये एक्सेप्ट ये गोल्डन येलो लाइट मिस कर गए तुम लोग। फ्लेम टेस्ट अभी भी इंपॉर्टेंट होगा 12th के लिए, सबका फ्लेम टेस्ट में लर्न करना है। और ये किसी को लर्न नहीं होता जल्दी, आईआईटी में जाने वाले खुद 10% ही लोग करते हैं। नो पार्शियल मार्किंग,
ऐसे नहीं होता आईआईटी में। क्या होगा, टेस्ट में वो दे देते हैं बी सी डी, जैसे बी करेक्ट है तो उसका एक मार्क्स, सी करेक्ट है तो 1 मार्क्स, डी करेक्ट है तो 1 मार्क्स, और ए भी करेक्ट हो जाता है तो टोटल मतलब 3 मार्क्स का जगह फुल मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे। इन्होंने नहीं दिया, बट आईआईटी में पार्शियल मार्क्स आ जाते हैं फिर। हाँ, कैल्शियम का ब्रिक रेड ये सब लर्न किया है ना। पार्शियल मार्किंग वाज देयर, ओके। तो पार्शियल मार्किंग है, जैसे बी तुम्हारा करेक्ट हुआ तो दे देंगे वो, सी भी करेक्ट है तो उसका भी मार्क्स आ जाएगा ऐसे, केवल डी करेक्ट है तो भी आ जाएगा, सब करेक्ट है तो फुल मार्क्स आ जाता है। इट वाज नॉट देयर, चलो उससे मतलब नहीं है, कंसेप्ट से मतलब है।